बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ रोज़ कबल आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा और वहाँ पर उन्होंने कुछ जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लॉन्च किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट जो है उसको भी जल्दी स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। और जॉब्स के बारे में भी उन्होंने बात की। जनूबी पंजाब की जो महरूमियाँ थीं पिछले बहुत अरसे से रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात की। जॉब्स का कोटा उन्होंने कहा कि होगा। अब किसान कार्ड भी उस दिन लॉन्च हुआ। छोटे किसान की बेहतरी और भलाई की भी उन्होंने बात की। आज हम प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो क़याम है उसके इंतज़ामी और सियासी इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और पंजाब हुकूमत का जो 33% फंड्स है वो जनूबी पंजाब को देने का भी अब ऐलान कर दिया गया है। कहाँ कहाँ ये जो बजट है ये लग सकता है, ज़रूरियात कहाँ कहाँ पर है, महरूमियाँ कहाँ कहाँ पर है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे कि बेहतर गवर्नेंस के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं उसमें इजाफा करना कितना नागुज़ीर है। मैं अपने पैनल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले वैसे तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चर और आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खालिद फारूकी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। हामिद खान मशरकी साहब, आप एनालिस्ट हैं सीनियर सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। गर्देजी साहब आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है जनूबी पंजाब को। सर, आप बहुत अरसे से सियासत में हैं और इक़्तिदार में भी हैं। आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब में क्या क्या ज़रूरियात हैं आवाम की, महरूमियाँ क्या क्या हैं और किन किन सहूलतों से, बेसिक सहूलतों से पिछले बहुत अरसे से इसको महरूम रखा गया और अब एक बड़ा संगे मील जो है वो हमने अबूर किया है जब सेक्रेटेरिएट की वहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया। सर, महरूमियों के बारे में बताइएगा, कितना इग्नोर किया गया जनूबी पंजाब को, क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरा जो आपने टॉपिक आज छेड़ा है जनूबी पंजाब और उसकी महरूमियाँ, तो आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो इकोनॉमिक विंग है उनका अगर आप एक स्टडी है सोशल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे के नाम से, तो उसमें देखें ना तो तमाम सोशल इंडिकेटर्स में जनूबी पंजाब के अजला जो हैं वो बाकी अजला से पीछे दिखाई देंगे। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जो जनूबी पंजाब का आखिरी ज़िला है राजनपुर, तो उसमें वहाँ राजनपुर पहुँचे तो आपको सारे सोशल इंडिकेटर बॉटम पे नज़र आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सोशल इंडिकेटर्स में अब आप जो भी आपने कहा कि क्या क्या महरूमियाँ हैं, तो उसमें तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, उसमें पब्लिक हेल्थ आ जाती है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ जाती है, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, उसमें जो भी आज सर्विसेज सेक्टर जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक बड़ा अहम होता है, तो सर्विसेज सेक्टर को भी आप देखेंगे तो जनूबी पंजाब में काफ़ी महरूमियाँ नज़र आएंगी। तो इस लिहाज से कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप ये कहा जाए कि ये सेक्टर तो ठीक है लेकिन फलां सेक्टर ठीक करना सही, बिल्कुल सही। ओवरऑल जनूबी पंजाब जो है वो पीछे है बाकी हिस्सों से। इसी तरह अगर पर कैपिटा इनकम को भी आप कंपेयर करें तो वो भी जनूबी पंजाब के अजला की बाकी अजला से काफ़ी कम है। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि वक्त के साथ साथ इन महरूमियों का पब्लिक में एहसास जो है वो बढ़ने लगा और वो एहसास जैसे जैसे बढ़ने लगा इसी तरह फिर पब्लिक की तरफ से कुछ डिमांड्स आई। बिल्कुल। और पीटीआई जो पिछले इलेक्शन में जब कॉन्टेस्ट कर रही थी, पीटीआई ने अपना मैनिफेस्टो दिया, तो उसमें उन्होंने कमिट किया कि हम जनूबी पंजाब को एक इंडिपेंडेंट ज़िला बनाएंगे। बिल्कुल सही। और वैसे भी अगर आप देखा जाए ना तो जितने छोटे इंतज़ामी यूनिट होते हैं वो उतने ही बेहतर आप रन कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और मिसाल भी कोट करना चाहूँगा कि जब पार्टीशन हुआ था तो 17 अजला पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, साबका पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब के, और 11 अजला
हिंदुस्तान के हिस्से में आई। ठीक हो गया। उन 11 अजला को आज हिंदुस्तान में 3 सूबों में तकसीम कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 3 सूबे हैं, बिल्कुल फुल फ्लेज सूबे हैं। बिल्कुल सही। जबकि जो पंजाब के वो 17 अजला हैं, इनमें भावलपुर स्टेट भी शामिल होगी बिल्कुल। और मज़ीद ये इसको बड़ा कर दिया गया। और जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इस वक्त, तो वो अगर बहुत बड़े यूरोप के ममालिक जो हैं, जी जी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज यूरोप की जो हैं, वो उनकी आबादी पंजाब से कम है। बिल्कुल सही। तो इसलिए गवर्नेंस के इश्यूज बढ़ते हैं, बिल्कुल आबादी की वजह से भी बढ़े, और फिर जनूबी पंजाब चूँकि फार फ्लॉन्ग एरिया था और हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ सेंट्रलाइज्ड किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हम अगले बात करते हैं, इसके ऊपर बात कर लेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन ये भी एक पॉइंट है ना इसमें, कि इसकी वजह से भी जनूबी पंजाब के लोगों की बड़ा अहम पॉइंट है सर। अगर इसको कहा जाए कि मेन पॉइंट है तो गलत नहीं होगा। फारूकी साहब, हमने देखा प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी कि बड़े दावे किए जाते रहे जनूबी पंजाब के हवाले से, जो रीजंस बताई सर ने उनको सामने रखते हुए। फिर पीटीआई ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया, बड़े इश्यूज रहे, बड़ी कंट्रोवर्सीज रहीं, बहावलपुर और मुल्तान का इशू रहा, उसको सॉर्ट आउट किया गया। तो फिर पिछले दिनों भी हमने देखा कि कुछ इश्यूज हुए थे सेक्रेटेरिएट के हवाले से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसका संगे बुनियाद तकरीब हो गई और लॉन्च भी हो गया है। ये सर कितना फ़ायदा मंद होगा जनूबी पंजाब की महरूमियत दूर करने के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर किसी भी मुआशरे की तरक्की 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, किसी भी यूनिट की, किसी भी जगह की, कि वहाँ इख्तियारात और वसाइल की तकसीम क्या है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये जो अभी गर्दारी साहब ने बड़ी उसकी वजाहत से बात कर दी, हमारे बुनियादी तौर पे जो नाइंसाफ़ी डे वन से होती रही है वो ये है कि हमने इख्तियारात और वसाइल के इर्तकाज़ की बात की है। बिल्कुल। आप देखिए ना कि आप जब राजनपुर की बात हम करते हैं तो एक मिसाल बड़े लाइटर मैं आपको बताऊं कि क्या कहा जाता था, किसी अफसर को सजा देनी है तो उसको राजनपुर भेज दो। एग्जैक्टली। मतलब आप ये अंदाजा करें ना कि आप इसी पंजाब का एक जिला हो, इसी पंजाब का एक इलाका हो, तो आप कहें कि भाई इसको उस जगह भेज दो, इसका मतलब उसके लिए वो काला पानी है। सही कह रहे हैं आप। तो ये आप अंदाजा इससे कर लें कि आपने उस इलाके को कितना पसमानदा रखा। और इसका कोई एक जिम्मेदार नहीं, मुसलसल हमारी ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है, सही। हमारे सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, हमारे इवन साउथ पंजाब के सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और वो ये समझते रहे कि वो लाहौर में आके बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वडेरा क्लास है, वाकई यहाँ पे उन्होंने मतलब ये इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। Exactly. लेकिन अब ये हुआ कि एक शऊर है, ये अगरचे बहुत अरसे से वहाँ से एक मुतालबा चला आ रहा था कि यहाँ पे एक सूबे की हैसियत दी जानी चाहिए। कभी उसको सराइकी सूबा कहा गया, कभी उसको जनूबी पंजाब का नाम दिया गया, कभी कुछ नाम। इस नाम देने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सराइकी कह लें, सराइकी हमारी बड़ी खूबसूरत जुबान है, बिल्कुल, बाकी भी तो है, पंजाबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, बिल्कुल। इस बात से तो डरना ही नहीं कभी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली काम है वो ये है कि इंतजामी यूनिट ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। जी जी। अब ये पीटीआई ने इनिशिएटिव लिया, उसमें रुकावटें हैं। मैं नहीं समझता कि अभी तक जो उनका मंशूर था उसके मुताबिक वो काम कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन उस तरफ ये इनिशिएटिव जो लिया गया, ये स्टेप बाय स्टेप उस तरफ चलने की बात है। इसमें रुकावटें बेशुमार आएंगी। सबसे पहली बात तो लाट साहब जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी हाउस पे जो बैठते हैं, सेक्रेटेरिएट में वो बैठते हैं, वो कब चाहेंगे कि उनके अंपायर कम हो। लेकिन एक एमपी की अंपायर छोटी सी रह जाती है, या उसका इलाका छोटा रह सकता है, हल्का छोटा होता है। एक एमएनए का हल्का छोटा होता है। जो सेक्रेटेरिएट में बैठा सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, उसका तो पूरा पंजाब उसकी राजधानी बन जाता है। तो वो अपने इख्तियारात का कभी भी वो नहीं, ये सबसे बड़ी उसमें एक रुकावट जो है ना ये है। अब बात रहेगी कि वहाँ पे लोगों को किस तरह से उनको तरक्की में जो हम ये सारा कुछ तो माजी का है कि अब उनको हमने अपने साथ मिलाना कैसे। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जिस तरह गर्दी साहब ने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ की बात की, एजुकेशन और हेल्थ की तो वहाँ बेशुमार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इतनी दूर से भी आपको अगर कोई फ़र्ज़ किया किसी की कोई मेजर सर्जरी है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नेशनल मेडिकल कॉलेज है मुल्तान में, या फिर उन लोगों को फिर लाहौर आना पड़ता है। इवन मुझे याद है कि कुछ अर्से पहले वहाँ पे एक वाकया कोई हो गया था जिसमें कुछ लोग जल गए थे, तो उनको यहाँ पे लेके आना पड़ा लाहौर में। अब कितनी दूर से 15-20 घंटे उनको लग जाएंगे, 10-12 घंटे लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचाते हुए, क्या उनकी हालत होगी।
एक तो ये कि हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पे मेरा अपना ये ख्याल है कि मैक्सिमम दी जानी चाहिए। सही। हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड बिजनेस भी जनरेट होगा, रोजगार भी आएगा, जॉब्स लोगों को मिलेंगी। ठीक हो गया। दूसरी बात, जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इमरान खान के पास और इस हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो एजुकेशन का एक जो पुराना नजरिया चला आ रहा है जिसमें हम लोगों को डिग्रियां बांटते हैं, मैं नहीं कहता कि लोगों को डिग्रियां वो भी मिलती हैं जिसका कोई आउटपुट मिल सकता है। यहाँ हजारों लाखों डिग्री होल्डर्स हर साल हमारी यूनिवर्सिटियां फारिग कर रही हैं, उनको डिग्री लेके वो कहाँ जाए। मेरा ये ख्याल है कि साउथ पंजाब में जदीद तरह की एक एजुकेशन की जरूरत है, और वो एजुकेशन है कि आप उनको टेक्निकल एजुकेशन दें। सही। और टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू देखिए ना, चाइना में कहा जाता है कि नॉलेज जो है वो बाद में है, स्किल पहले। स्किल पहले। तो अब ये दौर वो आ गया जहाँ पे स्किल की जरूरत है। Exactly. जितने भी आप वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, वो उतनी तेजी के साथ बाकी पंजाब के साथ या बाकी कंट्री के साथ मिल सकेंगे। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम जो इख्तियारात को पकड़ के घुमा फिरा के लाहौर में रखते हैं, अब ये जो सेक्रेटेरिएट बने इसके बारे में शिकायत क्या थी? दो चीजें इसमें हैं कि आपने उनको माली इख्तियारात कितने दिए, फाइनेंशियल इख्तियारात कितने हैं, पावर उनके पास कितनी है। बिल्कुल सही। और मैं नहीं समझता कि आपने अभी तक उनको मुकम्मल वो इख्तियारात दिए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप क्यों उनको ये समझते हैं कि वहां का सेक्रेटेरिएट जो है वो फिर लाहौर के सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करे? बिल्कुल उसका मोहताज है। बिल्कुल उसका मोहताज रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उनको इंडिपेंडेंस से उनको एक वो तरक्की तभी कर सकेंगे जब एक इलाके का बंदा उठ के अपने तमाम मामलों ज़ाहिर जनूबी पंजाब बनाने का मकसद यही है कि वहाँ की बिल्कुल वहाँ पर भी प्रोग्रेस आ सके और उसको, ये मेरा अपना ये ख्याल है कि जब तक आप ये दोनों काम जो है वो नहीं करने में कामयाब होते तब तक इसका मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा हामिद खान साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है बरतानिया का, तो अगर हम इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की, जिसके सर ने भी बात की और फारूक साहब ने भी बात की, तो छोटे इंतज़ामी यूनिट्स को गवर्नेंस की करना और उसको संभालना और उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाना ताकि प्रोग्रेस आ सके, कितना आसान है और कितना ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान में? थैंक यू वेरी मच मेरा। देखिए बात ये है कि जब हम बरतानिया की या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की एग्जांपल देते हैं तो सबसे बड़ी उसमें जो बुनियादी जुज़्व है वो यही है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर इक़्तिदार की मुंतकिली हो। जब इक़्तिदार मुंतकिल होता है तो फिर वसाइल और जो जितने भी हुकूमत के ज़राए हैं वो भी उसी अंदाज में काम करते हैं। बरतानिया के अंदर देखिए कि जिसको हम आप यहाँ पर लोकल बॉडीज़ कहते हैं, वहाँ पर भी काउंसलर्स होते हैं, उसके बाद वहाँ पर काउंसिल्स हैं, फिर उसके बाद काउंटीज हैं, फिर उसके बाद हाँ, और एवरीथिंग एक पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे वो काम करते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब वक्त आ गया है जो कि बहुत सारी, जिस तरह बात की गर्देजी साहब ने भी, फारूकी साहब ने भी, कि प्रॉमिसेस तो होते रहे लेकिन अमल नहीं हो सका। देखिए अवाम, जनूबी पंजाब के जो अवाम हैं वो बहुत बड़े एहसास महरूमी का शिकार हैं, और वो आज से नहीं है, वो पिछले 50 साल से हैं, 60 साल से हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको हर बार इस बात का सहारा दिया जाता है कि जी जनूबी पंजाब का कोई ना कोई अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा ही बना दिया जाएगा या कुछ इस तरह होगा कि उनको कुछ एम्पावरमेंट मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। बाहर की जब हम मिसाल देते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि जो हल्के के जो नुमाइंदगान होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरे बाइख्तियार होते हैं और वो जिम्मेदार होते हैं और अवाम उनसे पूछ-गिछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी इसी चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अब अवाम जो हैं वो डायरेक्ट अपने हल्के के जो मुंतखब अरकान हैं, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे वो MPAs हों, MNAs हों, उनसे डायरेक्ट पूछ-गिछ कर सकें कि जी हमारे ये मसाइल हमारे डोर स्टेप पे हल क्यों नहीं हुए। चाहे वो राजनपुर हो, मुल्तान हो, बाबरपुल हो, विहाड़ी हो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी तहसील हो, कोई भी डिवीज़न हो, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत सख्त चैलेंजिंग है, वो जिसको कहते हैं ना टू मच टू आस्क। इन्होंने खुद एक वादा किया आवाम से कि जी हम सूबा बनाएंगे, हम डिलीवर करेंगे, मंशूर में शामिल किया गया और कहा गया जी कि हम वादों पे नहीं रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है, 2.5 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है, गवर्नमेंट के लिए अगले इलेक्शन में जाने के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा
جنوبی پنجاب کے عوام کے حوالے سے کہ وہ وہاں پر کیا ان کے لیے ڈیلیور کر پاتے ہیں. صحیح. اگر جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا آج سنگ بنیاد رکھا ہے, اس کے اندر لیجسلیشن ہونی ہے, صوبائی اسمبلی سے ضرورت پڑنی ہے, پوری پورا ایک لیجسلیٹو پروسیجر ہے, پھر اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیجر ہے, پھر اس کے بعد اس کی امپاورمنٹ کا پروسیجر ہے. تو ابھی یہ 2-2.5 سال کا عرصہ بہت کم ہے, حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. اگر وہ اس کو جو ہے وہ وار فوٹنگ پہ کریں گے تو ہی یہ جو ہے صوبہ انڈیپینڈنٹ بن سکے گا. دوسری بات یہ, جس طرح پروگرام کے انٹرو میں آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے یہ گورنمنٹ بڑے اچھے انیشیٹو لے رہی ہے, خصوصاً جب بات آتی ہے یہ کسان کارڈ کی اور اس میں آسانی کی. اس خوبصورتی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرابلم رہی وہ یہ کہ کسان کے لیے بہت کچھ اناؤنس تو کیا جاتا ہے, لیکن جو اینڈ پہ جو غریب کسان ہے اس تک کچھ نہیں پہنچا آج تک. بالکل ایسے. تو اس کو جس طرح یہ اے ٹی ایم کے اوپر کہ جی وہ کیش لے سکے گا ڈائریکٹ, اس کو اس کی لینڈ کے اگینسٹ اس کو سبسڈی مل جائے گی, گورنمنٹ اس کو جناب بیج میں اور ساری چیزوں میں رعایت اس کی ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت آ جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انیشیٹو ہیں گورنمنٹ کے, لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ٹائم تھوڑا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں یہ 2-2.5 سال گزرتے ہمیں پتہ نہیں چلا, ایسے ہی اگلے 2-2.5 سال گزر جائیں گے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آخری 6 مہینے سال تو ہر گورنمنٹ کے الیکشن کی پریپریشن کی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. خصوصاً جب جنوبی پنجاب کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے کتنے پروجیکٹس وہاں کمپلیٹ کیے ہیں, ہیلتھ سیکشن میں کیا کمپلیٹ ہوا ہے, روڈ انفراسٹرکچر میں کیا ہوا ہے, ایجوکیشن ظاہر ہے سارا جواب دے ہوں گے, جواب دینا ہوگا ان کو. پبلک کے لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی بہتر فوٹنگ ہوگی اگلے الیکشن میں اگر ڈیلیورنس ہوگی. بالکل صحیح. قدیر صاحب, کسان کارڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا تو غلط نہیں ہوگا. تو سر کیسے کسان اس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ کتنے کسان کارڈ کے ذریعے کسان کو سبسڈی, لون, باقی جو فیسلٹیز ہیں یا کلیمٹیز میں انشورنس, یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ کرپشن جنم لیتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ایک ایسا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں مین ٹو مین کانٹیکٹ نہ ہو, اور کارڈ جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہی کسان کی وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں. کسان بینک سے اگر لون ہوتا ہے تو ون ٹائم اس کا لون منظور ہو جائے گا, اور وہ کارڈ میں آٹومیٹیکلی ریوالو ہوتا رہے گا جیسے ہی آتا رہے گا. اس کے لیے علیحدہ سے ہر دفعہ منظوری نہیں چاہیے, ہر دفعہ علیحدہ سے اس کو اپروول نہیں چاہیے, ہر دفعہ ایک دفعہ آپ رجسٹرڈ ہو گئے تو آپ پٹواری کا چکر نہیں لگانا پڑے گا, ہر دفعہ ریونیو اتھارٹی کا چکر نہیں لگانا پڑے گا. اس میں تمام کام جو ہیں وہ ون ٹائم ہو جائیں گے. ون ٹائم اس کا برانچ لیس ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو برانچ لیس ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوگا وہ اس کا کارڈ اور تھم امپریشن کے ذریعے آپریشنل ہوگا, اور وہ چھوٹے کسان تک بھی پہنچے گی. وہی چھوٹا کسان, اس میں کوئی تفریق نہیں ہم نے رکھی. اچھا. ہر کسان کو, جو بھی کسان رجسٹر کروائے گا وہ, اس کا کوئی کرائیٹیریا تو نہیں ہے کہ جس کی زیادہ زمینیں ہوں گی؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ایسے کسان کو ملے گا اور ایسے کو نہیں ملے گا. ہر کسان کو وہ دیں گے. اور کیونکہ ہماری سوچ پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کی طرف ہے کہ پیداوار بڑھائی جائے, نہ کہ صرف پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلانے والے تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں. زراعت کے ادارے کا تو مقصد ہے پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ, اور ایگریکلچر سیکٹر میں ایک سسٹینیبل گروتھ لے کے آنا, اور وہ جو سسٹینیبل گروتھ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے, اور اس کے لیے خاص طور پہ کریڈٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ پنجاب حکومتیں 33% جو بجٹ فنڈز ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب کو دینے کا اعلان کیا. سر کہاں کہاں پر اس کو لگایا جائے گا, کہاں کہاں پر اس کو ضرورت ہے, پرائیورٹیز کیا ہیں آپ کی؟ جی یہ لگے گا بھی, کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بجٹ یا فنڈ ایلوکیٹ ہوتا تھا وہ تو لگتا ہی نہیں تھا. جی یہی ہوتا رہا ہے نا ماضی میں,
बजट के वक्त तो एलोकेट हो जाता था, लेकिन मिड ईयर रिव्यूज़ जब होते थे तो वो वापस सेंट्रल पंजाब में चला जाता था और मेगा प्रोजेक्ट्स में चला जाता था। उसमें वो जनूबी पंजाब का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था। ठीक है। और यहाँ पे माजी की भी मैं मिसाल दूँ कि जब माजी में एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 से ऑनवर्ड, तो उस वक्त भी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट को उसका शेयर मिल जाए। लेकिन वो जो ही हुकूमत चेंज हुई, वो लाहौर वालों की हुकूमत आई, तो उन्होंने फिर उस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी रिडंडेंट कर दिया और वो फंड उसी तरह फिर ख़ास इलाकों में कंसंट्रेट करने लगने शुरू हो गए। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने शुरू में ही पहले भी ये किया था कि 33% फंड जो है उसको रिंग फेंस कर दिया जाएगा कि वो जनूबी पंजाब से बाहर नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही। और अब इस साल उससे एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं और वो ये है कि इस दफ़ा जनूबी पंजाब का ADP भी अलहदा से प्रिंट होगा। सही, बिल्कुल सही। ताकि टोटली इंडिपेंडेंट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जनूबी पंजाब का हो और वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे फंक्शन करे। यहाँ पे बातों में जिक्र हुआ कि कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और काम करने पड़ेंगे। तो हमारी मुश्किल ये है कि हमने इलेक्शन में हमने वादा किया था कि हम एक टोटली सॉवरन इंडिपेंडेंट सूबा बनाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन एक नया सूबा बनाने के लिए हमें जिस सूबे से वो निकलना है उस सूबे में और 2/3 अक्सरियत चाहिए और फिर मरकज़ में नेशनल असम्बली में सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए ताकि फिर सूबा बन सकेगा। तो इसलिए हमारे लिए वो जो एक मुश्किल है कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने कहा है कि जो इक़दामात हो सकते हैं उनको हम फौरी तौर पे कर दें ताकि आज हालत ये है कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर अगर है तो उसको अपना तबादला कराने के लिए लाहौर आना पड़ता है। एक किसी हॉस्पिटल की नर्स है, वो कितना एक छोटी फंक्शनरीज में आते हैं ना ये लोग, और उसको नर्स को अगर अपना तबादला कराना है तो उसके लिए लाहौर आना पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस किस्म के जो इश्यूज हैं, इस किस्म के जो मसाइल हैं, ये हम चाहते हैं कि लोकली हल हो, बिल्कुल वो फासला तो कम हो जाएगा, वो फासला कम हो जाए, लोगों को इस तरह मोहताजी ना हो। फिर डेवलपमेंट की जो आपने बात की कि किस सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी सेक्टर ने तरक्की करनी है ना, तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन को बेहतर होना पड़ेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। वहाँ पे आज लाहौर तरक्की याफ्ता इसलिए है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बनी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बना, सही। और आज फिर वो ये इदारे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं। ठीक हो गया, जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगी तो वो फिर बाकी रिसोर्सेज को भी डेवलप कर सकेगी और वही डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स ही फिर नेचुरल रिसोर्सेज। सर इसी तरह फारूकी साहब ने भी एक बात की थी, उन्होंने कहा था टेक्निकल एजुकेशन, अगर हम यहाँ पर अब काम शुरू करने ही लगे हैं तो क्योंकि स्टार्ट ही टेक्निकल एजुकेशन से किया जाए, तो आपकी प्रायोरिटीज में एजुकेशन है। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ फारूकी साहब की बात से कि टेक्निकल एजुकेशन जो है जब तक आप हुनरमंद लोग नहीं पैदा करेंगे तो उस वक्त तक आप क्योंकि जब आपको डिग्रियां रोजगार नहीं दे रही तो टेक्निकल एजुकेशन ऐसी है जो आपको रोजगार देगी। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक बात खास तौर पे मैं करना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब हुनर जो था वो जनूबी पंजाब में ही पाया जाता था। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात है। आप अगर आर्ट को देखें जो ब्लू पॉटरी देखें, आप दूसरा कैमल स्किन पे पेंटिंग का देखें, आप जो ये चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें कि जनूबी पंजाब में
ये पाई जाती थी, ऐसा ही, लेकिन इनकी ये सरपरस्ती नहीं हुई। बिल्कुल उनकी अगर सरपरस्ती होती तो वो यही काम हम कहाँ से कहाँ लेके जा सकते थे। exactly, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। यहाँ यही ब्लू पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, इसी को अगर हम थोड़ा सा रिफाइन करें तो एक इसकी रिफाइंड क्रॉकरी हम बना सकते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनली एक International बहुत marketing बड़ी हो सकती है मार्केटिंग उसकी हो सकती है। सही कह रहे और ये ऐसे काम है जो चूंकि ये एरिया इग्नोर था, इसलिए सर बहुत सारी हैं। आप देखिए ना, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आप देख लें, कढ़ाइयाँ हैं, मुल्तानी कढ़ाइयाँ, भावलपुर की भावलपुर, इनका मुल्तान, बहुत खूबसूरत ये चीज़ें हाँ, ये हैं और बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी जानी मानी चीज़ें हैं और लोगों की पसंदीदा भी हैं। चले, अगर आपकी गवर्नमेंट इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर ले तो ये बड़ी अच्छी बात है। सरपरस्ती जो आज तक नहीं मिली वो मिल जाए। सर 33% बजट की फंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले, वही मैं सर से भी बात कर रही थी कि इससे पहले मुकम्मल बजट जो था वो नहीं लगता था और वापस आ जाता था, और यहाँ फिर आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर लगा। तो अब लगता हुआ नजर आएगा आपको ये बजट? नहीं, लगना चाहिए। अब देखिए ना, दो चीज़ें हैं। एक होते एक्सक्यूजेस, उनको नहीं ज़्यादा नुमाया नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, हम इसलिए ये नहीं कर सके। ठीक देखिए, है। जो मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत की जो मजबूरियां हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। उनको असेंबली में वो अक्सरियत नहीं है जी, बिल्कुल। जिसकी बुनियाद पर वो बड़े फैसले ले सकें। इसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है। मैं देखूंगा कि पंजाब में या सेंटर के लेवल पे कौन साउथ पंजाब के लोगों के राइट को ख़त्म करने की बात करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉलिटिकल सही कह रहे हैं। पार्टीज देखिए, खा वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग एम हो, बिल्कुल ये सही। सब जमातों ने ये वादा किया था कि हम सदर्न साउथ पंजाब जो है ना, इसको हम इख्तियारात देंगे, इसको हम वसाइल देंगे। वहां तो देखिए ना, हमने उसका हशर क्या कर दिया। हमने साउथ पंजाब में सबसे बड़ी क्रॉप क्या थी? कॉटन थी। कॉटन। हमने कॉटन को क्या किया? डिक्रीज की तरफ कैसे गए हम? आप पिछले 30 साल का डाटा उठा के देख लें जी, बिल्कुल, तो वो डिक्लाइन इतना है कि आज पाकिस्तान की जो वो कॉटन जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती थी, ये ठीक है इजिप्ट में कॉटन होती है, कुछ और आज कंट्रीज हमें हैं, इंपोर्ट करना पड़ रही है। ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट करना पड़ती है। हाँ प्लीज आप बात जी, करें। मैं ये कॉटन की इन्होंने बात छेड़ी है तो मैं इसलिए देखिए, जुल्म ये है कि पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन पे डिपेंड करती बिल्कुल है, ऐसे ही। और तमाम की तमाम कॉटन जनूबी पंजाब में होती थी। और इसके साथ हशर ये किया गया है कि पाकिस्तान की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन पाकिस्तान ने अचीव की है वो 16 मिलियन बेल की है, और वहाँ से घट के आज 6 मिलियन बेल पे आ गए। बिल्कुल सही। और डेलिब्रेटली कॉटन को नज़रअंदाज किया गया, और कॉटन में जो नई टेक्नोलॉजी आई उसको इंट्रोड्यूस ना कराया नहीं गया, किया गया, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे कॉटन को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आज कॉटन इस मकाम पे पहुंची है। अच्छा, जी सर। सो इसलिए ये मतलब उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन ये पब्लिक के सामने आनी चाहिए। एक तो बात ये है कि जो काश्तकार है, अगर आपने उसको फ़ायदा देना है तो उसको उसकी रिलेटेड फसल जिस पे वो सोना उससे हमें मिल रहा था, Obviously, बिल्कुल। गोल्ड मिल रहा था, वाइट गोल्ड है वो वाइट गोल्ड हमें चाहिए। ऐसा ही। जिस कंट्री में वाइट गोल्ड की ये फैसिलिटी है, और हम वहाँ से क्या ले रहे हैं? हम वहाँ से पानी का सबसे ज़्यादा ज़िया होता है कमाद की फसल पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने वो फसलें शुरू कर दी जहां से हमें फौरी मुनाफा मिल सके। और आज ये जो हम बड़े बड़े स्कैंडल्स और माफियाज की जी, बातें बिल्कुल, देख रहे हैं, ये उनका किया धरा है। वो तमाम पार्टीज में शामिल हैं। उन्होंने वहां पे वो वाइट गोल्ड खत्म किया और वहां से उन्होंने अपनी शुगर मिलें लगाई और फायदे उठा लिए। एक तो गवर्नमेंट को उस तरफ जाना है कि अपने ज़री सेक्टर को, अगर एक तो देखिए ना, ओवरऑल तरक्की है बिल्कुल। कि आप ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा साउथ पंजाब तरक्की करे। एक है कि आप उस फील्ड में, स्पेसिफिक उस फील्ड में जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर या दूसरी हमारे प्राइम वज़ीर आला जो हैं या इनको कोशिश कर रहे हैं, वो है काश्तकार की हालत को बेहतर बिल्कुल बनाना। ऐसे आपने 300 अरब का दिया, बजट दिया, उस 300 अरब के बजट में से आपने उसमें मुख्तलिफ जगहों पे अब खर्च करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम आप तब तक नहीं पूरा कर सकते जब तक आप वाइट गोल्ड की तरफ वापस नहीं जाते। बिल्कुल सही, जो बिल्कुल आपके पास एक चीज मौजूद है, आप उसको जाय क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही है। और दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं ना कि वहाँ पे उसमें रुकावट आती है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जी, बिल्कुल। 2/3 मेजॉरिटी इसलिए मैं कहता हूँ कि इस इशू पे कुछ होते हैं कॉमन इश्यूज। हमें देखिए पार्लियामेंट में कितने ऐसे इश्यूज पे जिसपे पिछली 3 हुकूमतें मुसलसल जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है।
क्या कि आईनी तरामीम वहां से मंजूर नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इसलिए हुई है कि वो नेशनल इश्यूज थे। ये भी एक नेशनल इशू है। मैं तो हमेशा लेकिन सर यहाँ पर वो बात आ जाती है ना कि क्रेडिट लेने की देखिए, बात आ जाती है। मैं हमेशा इस बात का कायल नहीं, चीजों को ओपन करते हैं, पब्लिक के सामने आने दें। ठीक हो पब्लिक गया। डिबेट होगी तो लोग सारे बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं तो ये हमेशा ये ख्याल करता रहूं। आप याद रखें कि गर्दी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो का जो दौर था उसमें एक जिली गवर्नर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया जी था। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बुनियादी तौर पे क्या था कि आप इख्तियारात को लोकल लेवल तक ले जाएं, नीचे ले जाएं। सही। उसको बाद में परवेज मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा डिफरेंट करके किया गया। उसको भी किया गया। बिल्कुल। अब फिर आपको उधर ही जाना है। आप इस पंजाब के, कभी हमारे जो सियासतदान है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कभी इसने सोचा होता तो इस पंजाब को आप सेंट्रल पंजाब अलग रहने देते, अपर पंजाब अलग रहने देते, आप इसको भावलपुर और मुल्तान को अलग अलग, आप ना सूबे बनाएं, आप इंतजामी यूनिट बनाएं और मुकम्मल इख्तियारात के साथ बनाएं। अगर आपने पब्लिक के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करना है, यही एक सूरत हो सकती। दूसरी बाकी बात देखिए, एक तो ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत को बिल्कुल सिंसियरली ये ना हो कि कल को हम एटीएम दे रहे हैं, कल को हम लोगों की इंश्योरेंस कर रहे हैं किसानों की। किसान, देखिए, किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके लिए ये प्रॉब्लम है। इंडिया में किसान के साथ ये हुआ कि इंडिया में उन्होंने कर्जे दिए और उसके बाद उससे कर्जों की वसूली की। जब कर्जों की वसूली की तरफ गए तो उसकी फसल जब नहीं अच्छी हुई तो नतीजा ये निकला कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा सुसाइड होती हैं किसी भी कम्युनिटी में, वो किसान है। हमने अपने किसान को फैसिलिटेट करना, ईमानदारी से करना है और छोटे किसान को जिस हद तक आप मुमकिन हो सकता है आप उसको करें। हमारा प्रॉब्लम एक और भी है कि हमारी वो ज़रूरी इस्लाहात जो इंडिया में हो गई, हमारे यहाँ भी हुई थी 70s में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर, पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था, लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो सकी थी। आज अगरचे बड़ी जागीरदारी कम हो चुकी है, जिम्मेदारी रह गई है, उस जिम्मेदारी को भी अगर आप यूनिट्स में तकसीम करेंगे तो फिर आप कुछ अर्न कर सकेंगे। दुनिया भर में आप कम्युनिस्ट सिस्टम देख लें या कैपिटलिज्म देख लें, वहां भी शहरी सतह पे इख्तियारात को तकसीम किया गया, अमेरिका हो या यूरोप हो और चाइना हो या रशिया हो, वहां कम्यून के सिस्टम पे लेके गए तो वहां आपकी आउटपुट जो है वो कहीं ज्यादा हो गई। आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाए, देखिए ना, अभी तौसा में मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी बनी है जी, कोई ऐसा, डेरा गाजी खान। ये यूनिवर्सिटीज आप बनाए, स्टूडेंट्स क्यों सफर करें वहां से लाहौर तक आने का? आपका जो माइंडसेट है बेसिकली मरकजियत का है। इस मरकजियत के माइंडसेट ने लाहौर में क्या किया? मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन जब साउथ पंजाब का पैसा उठा के आप ऑरेंज ट्रेन पे लगाएंगे, साउथ पंजाब का पैसा उठा के आप लाहौर की सड़कों पे लगाएंगे, नहीं, फिर आप उनका राइट जो है वो उसको गसब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले दौर में ये हुआ कि हमने एलडीए जैसा इदारा जो है, इसमें इदारा था ये लाहौर की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें शेखुपुरा भी शामिल कर दिया, कसूर भी शामिल कर दिया और गुजरांवाला को शामिल करके और आप इसको और आगे बढ़ा रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि आप एक मखसूस इदारे में, एक महकमे में कई इजला को शामिल करके वहां के लोगों को तकलीफ देना चाह रहे थे। अब ये सारे के सारे सिस्टम को, फरसूदा निजाम को खत्म होना चाहिए। इख्तियारात की तकसीम जो है वो पीएफसी वाली जो बात की, यानी प्रोविंशियल फाइनेंस, ये इंतहाई जरूरी है, आईनी तौर पे जरूरी है। एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है ये मस्ट हो चुके हैं। अब इस हुकूमत ने इसका हल ये निकाला कि वो जब तक नहीं कायम हुए तो तब तक आपने वो जो 33 या 33 या 35% जो उनके लिए फंड्स रखे हैं आपने साउथ पंजाब के लिए, ये मस्ट कर दिया है कि आप उससे बाहर ये पैसे जो हैं ये खर्च नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव अच्छे लिए जा रहे हैं, इन पे हमें तसल्ली रखनी चाहिए, इसको एक शुरुआत समझना चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि इस हुकूमत का दौर जब खत्म होगा तो कोई दूसरी हुकूमत आए या ये रहे, उनको कोई रिवर्स गियर लगा सकेगा, ये आगे बढ़ेगी और कोई नहीं ऐसा कर सकता कि जो हक दिया गया हो। हमेशा जब किसी को कोई हक दे दिया जाता है तो वो हक वापस लेना। लेकिन सर बात वही है कि लेजिस्लेशन तो बहुत जरूरी है इसके लिए ताकि रिवर्स हो ही ना सके। बिल्कुल सही। मशरकी साहब, जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है सर, इसके क़याम के जो इंतजामी और जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स है ना, तो उसके अंदर तो देखिए बहुत बेहतरी आएगी। और उसमें जिस तरह दीदी साहब ने भी कहा, जो फारूकी साहब भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जो जनूबी पंजाब के मसाइल हैं वो लोकली हल होने चाहिए, चाहे वो सरकारी सतह पे मसाइल हों, चाहे वो प्राइवेट हो या हेल्थ सेक्टर के हों, लोकल सतह पे हल होने चाहिए। और वो लोकली जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट बन जाता है तो बहुत हद तक ये मसला हल हो जाएगा। और पॉलिटिकली भी मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा एक चैलेंज है
جو اگر یہ گورنمنٹ اس کو 50-60% بھی پورا کر دیتی ہے تو اگلا نہ صرف ان کو پولیٹیکلی بہت بڑا فائدہ ہوگا بلکہ عوام میں مقبولیت بھی بڑھے گی اور یہ ایک تاثر جائے گا کہ پارٹی نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی. ہم سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن بات یہ کہ اگر وہ اس کو جو ریزولوشن ہے اس کو موو کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ سامنے آ جائے گا کہ کون اس کی مخالفت کر رہا ہے, کون اس کے حق میں ہے, اس کے پاس کیا آرگومنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی اپنی فوٹنگ مزید مضبوط ہو جائے گی آئندہ کے لیے کہ جی ہم نے پوری کوشش کی اور یہ لوگ تھے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے صوبوں میں یہ ایک پرابلم رہا کہ جی بلوچستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے وہ دوسرے صوبوں سے لا کے یا دوسری جگہوں سے لا کے اپوائنٹ کی جاتی ہے. اسی طرح جنوبی پنجاب کے اندر بھی ایک یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ بہت ساری جو بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے یا اپر پنجاب سے ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوکل جو ہے وہ بیوروکریسی کا بڑا کردار ہوگا اور اس کی اپوائنٹمنٹس اور اس کا اس میں عمل دخل جو ہے وہ فیوچر کے حساب سے بہت بہتر ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ جہاں پہ ذمہ داری جو ہے وہ نہ صرف وہاں پر لوکل جو پولیٹیکلی الیکٹڈ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے, ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے. اور آج جب ہم اتنا ایڈوانس دور میں چلے گئے ہیں تو اس کے اندر جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے میں فگرز دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہاں پر جہاں آئی ٹی کے انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر بہت پیچھے رہ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب, پنڈی, ادھر سے نیچے آ جائیں جہلم اور پھر ادھر لاہور, اس سائڈ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو جنوبی پنجاب میں انٹروڈیوس کروانے کی بڑی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لٹریسی ہے. الٹریسی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسی کی وجہ سے اس کا بہت سارے, میں یہاں پہ کہوں گا کہ بہت سارے جو جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ولنگنس شو کرے اور جب گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے تو پھر امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہیں اور جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس گراس روٹ پر لیول پہ بیٹھے غریب جو ان پڑھ ہے اس کی فیملی کو ہوگا, اس کے بچوں کو ہوگا اور پورے ملک پہ اس کا امپیکٹ ہوگا, پورے ملک پہ اس کا فائدہ ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ ایمفیسائز کریں, ہیلتھ سیکٹر پہ ایمفیسائز کریں اور یہ کوشش کریں کہ جب 1.5 سال 2 سال بعد جب الیکشن کی طرف جائیں تو دے شوڈ ہیو سم تھنگ ان دیئر ہینڈ, پرفارمنس ہاتھ میں. بالکل گردیز صاحب, لوکل باڈی سسٹم کی جو کہ بات ہو رہی تھی تو کسی بھی انتظامی یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے, اس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے لوکل باڈی سسٹم کتنا ضروری ہے اور سب سے اہم بات اس کو امپاور کرنا کتنا ضروری ہے, تو اس کی طرف بھی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایک لوکل باڈی سسٹم ہونا اور ایک اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم ہونا بہت ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں پہ ہماری پولیٹیکل ٹگ آف وار اس قسم کی رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ اس کا اس پہ ایڈورس ایفیکٹ پڑتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ لوکل باڈی سسٹم تمام جو بھی ادارے ہوتے ہیں نا, چاہے پروونشل گورنمنٹس کے ہوں, اسمبلیاں ہوں, لوکل باڈی سسٹم ہوں, یہ وتھ ٹائم اپنی روایات کے ساتھ اسٹرینتھن ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ ہم نے اپنے لوکل باڈی سسٹم کو وہ روایات ڈیولپ کرنے ہی نہیں دی تو اس لیے ہمارا لوکل باڈی سسٹم بہت ویک ہے. اسی لیے پہلے بھی ڈسکشن میں میرا فاروقی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارا سینٹرلائزڈ وے آف گورننس ہے, ہمارا وے آف گورننس ہے اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ہمارا اب تک جو سسٹم آیا ہے پی ٹی آئی کو جو کے پی میں دوبارہ اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی لوکل باڈی سسٹم ہے. میرے نزدیک تو وہ بنیادی وجہ لوکل باڈی سسٹم تھا جو انہوں نے ولیج لیول سے شروع کیا اور ولیج کو امپاور کیا. ہمارے جو یہاں پہ پہلے
हमारा बेसिक यूनिट हम लोकल बॉडी सिस्टम का यूनियन काउंसिल को बनाते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो बेसिक इकाई है वो एक विलेज है, और वो विलेज को हम एम्पावर करेंगे ना, वो एक विलेज का एक मेंबर होता था, उसका अगले 4 विलेजेस जो उस यूनियन काउंसिल का हिस्सा है उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता ठीक हो था, गया। और वो ये वाइस वर्सा इसी तरह दूसरे विलेजेस वालों उस विलेज में इंटरेस्ट नहीं होता था। तो ये केपी में पीटीआई ने सिस्टम ही ये दिया था सही, कि उन्होंने विलेज काउंसिल को इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल सही है। और अगर आप चाइना का कम्यून सिस्टम को भी स्टडी करें तो वो तो भी इधर उन्होंने भी अपने विलेज में विलेज के उन्होंने देखा जो एल्डर्स हैं, ठीक हो गया, कम्युनिस्ट सिस्टम में था जो काम करेगा उसको उसका रिवार्ड मिलेगा। बिल्कुल। तो वो जो वो एल्डरली पीपल थे जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनके वो विलेज कम्यून बना दिए बिल्कुल सही, कि आप यहाँ ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो दें, बिल्कुल वो और ये एक्सपीरियंस भी थे एक्सपीरियंस भी काम भी नहीं कर थे, और सकते ये थे, तो एक ये ऐसा सिस्टम है जिम्मेदारी जो वो कोई एलियन नहीं है हमारी सोसाइटी से। एग्जैक्टली, वही हमारा के जो माजी में हमारे जो गांव होते थे उनमें गांव के जो बड़े बूढ़े होते थे उनकी एक बैठक होती थी सही, जिसमें वो गांव के मामलात को गांव के इश्यूज को वो वहाँ डिस्कस ठीक करते हो थे, गया, बिल्कुल बैठते थे। सही, बिल्कुल तो सही, इससे हमने ये मॉडर्न सिस्टम में उसको हमने ख़त्म कर दिया जो जिसका अल्टीमेटली हमें नुकसान हुआ है ठीक हो गया, विलेजेस की जो लाइफ स्टाइल है। और बल्कि मैं तो बड़े अरसे से एक ख़ास बात जो करता हूँ वो ये है कि हमारे हाँ वैसे तो अर्बन टाउन प्लानिंग भी बड़ी गुफ्ता बे हालत में है, लेकिन अब हमें वक्त आ गया है कि हमें रूरल प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा फारूक साहब, चूंकि यही बात हो रही है तो यही बात हम क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे, उसके बाद टाइम थोड़ा कम है, मैं कह रही हूँ उसके ऊपर बात कर लें। इस वक्त जो सिस्टम है आपको पता ही है, जो इश्यूज चल रहे हैं और फिर बहाल हुए हैं दोबारा, अभी कोई पता नहीं कि उन्होंने सीटों पे बैठना भी है, नई इंतजामी उमूर संभालने भी हैं, या नई लोकल बॉडीज जो नुमाइंदे हैं हमारे, तो अगर उनको इस वक्त एम्पावर कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि अगले इलेक्शन जब भी होने हैं वो तब हो, लेकिन कम से कम ये लोग काम करें, और वही बात जो हामिद साहब ने की थी कि कल को पीटीआई के हाथ में कुछ हो दिखाने के लिए कि वी हैव डन दिस। पहले वाली बात में मुझे एक अच्छी सी खूबसूरत सी उसमें याद आ रही थी, उसमें यह है कि जैसे ग्रजीत साहब ने कहा ना, कार्ल मार्क्स ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि ये खुद कफील मुआशरा है, और जब उसने पूरे हिंदुस्तान के बारे में इसके जो देही निज़ाम था इसका जायजा लिया तो उसने कहा चक सिस्टम जो था और देहात का जो सिस्टम था, उसने कहा कि अजीबो गरीब इन्होंने एक साइंसी बुनियाद पे एक अपना देही मुआशरा तश्कील दे रखा है, जहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम को, उस लोकल सिस्टम को बड़ी तरीके से, बड़ी ईमानदारी से और इंसाफ से भी चलाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है और इसको बड़ी कामयाबी से चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही। बाकी जो अभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात है ना जी, देखिए मैं फिर ये कहता हूँ कि हुकूमतों को हर मामले में डरना या सियासी फैसले करना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ फैसले उनको ज्यादा ताकत के साथ, पावर के साथ और बोल्ड होके करने चाहिए। अभी जैसे ये इदारे जो हैं उनकी बहाली का मामला था, तो इनको बहाल अगर होते हैं तो होने दें और बिल्कुल उनको करें। और अगर आप नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो जो आप हर्डल्स उसमें समझते हैं, देखिए ना, जब आप आपका पूरा टेन्योर गुजर जाएगा तो उसमें आप नहीं करवा सकेंगे इलेक्शन, तो फिर ये समझा जाएगा कि यहाँ हमारा फेलियर हुआ। उस फेलियर से बचने की जरूरत ये है कि आप जल्दी से जल्दी लोगों तक ये इख्तियारात की मुंतकिली के ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात देने के लिए आप ये इलेक्शन करवाएं, लोगों को उनको पूरा इख्तियार दें, जो मौजूद है उनको भी इख्तियार दें, कम से कम जो मौजूद है उनको तो इख्तियार दें। अगले इलेक्शन जब होंगे तब देखिए है कि पब्लिक की वेलफेयर होगी और आपकी गुडविल बनेगी। एग्जैक्टली। हम सब टाइम चूंकि कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जॉब्स का कोटा भी होगा, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा जनूबी पंजाब के लिए, तो अब कितना जो हमारा नौजवान है वो अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकेगा? देखिए, जॉब का जहाँ तक कोटे की बात है, ये एक बेहतरीन स्टेप है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उसके में जो, जैसे मैंने कहा कि चूंकि जनूबी पंजाब में जो रेट ऑफ एजुकेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, या दूसरे सूबे के दूसरे एरिया के लोग जो हैं वो कंपटीशन में थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो इस हवाले से
कोटा सिस्टम जो है वो उसको एडवांटेज देगा ठीक हो गया। लोकल जो नौजवान है जॉब हासिल करने में भी और तरक्की करने में भी। बिल्कुल और सही। मैं समझता हूँ कि जैसे लोकल बॉडीज का मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन की तरफ जाए और लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा दे और है। उसके अंदर इनको मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन जहान गर्दैदी साहब आपका प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए तशरीफ भी लाए आप, और खालिद फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। हामिद मशरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।